अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है शुक्रवार, तारीख है 2 जून 2023। विषय है तुर्की में अर्दोआन की जीत के मायने। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर ओमेर अनस, जो सहायक प्राध्यापक अंकारा यिल्दिर्म विश्वविद्यालय तुर्की के हैं। कुछ दिन पहले तुर्की में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रेचेप तैयप अर्दोआन फिर से निर्वाचित हुए हैं और संसद में भी उनकी पार्टी को बड़ी जीत मिली है। वे पहली बार 2002 में सत्ता में आए थे। उस समय देश की आर्थिक हालात बहुत ख़राब थी। आज भी वहाँ की मुद्रा लीरा की कीमत में बड़ी गिरावट हुई है, पर तब उसकी दशा आज से भी बदतर थी। उससे पहले लगभग 3 दशक तक देश में गठबंधन सरकारें सत्ता में रही थीं, जो बहुत थोड़े समय में गिर जाती थीं। सैनिक तख्तापलट के भी असर से देश प्रभावित था। ऐसे में लेफ्ट, सेंटर और राइट धड़े के मतदाताओं में निराशा का नाराजगी थी। अर्दोआन ने अपनी इस्लामिक पार्टी से बगावत कर नया दल बनाया और मतदाताओं के बड़े हिस्से को आकर्षित करने में सफल रहे। उनकी पार्टी यूरोपीय संघ के विरोध में थी, पर अर्दोआन ने यूरोप से नज़दीकी बढ़ाने को अपना एजेंडा बनाया। उन्होंने अपनी नई पार्टी को विचारधारा के स्तर पर तटस्थ रखने का प्रयास भी किया। इससे हर खेमे के वोटर और नेताओं उनसे जुड़ने लगे। अपनी इस राजनीति को अर्दोआन ने करीब 10 साल तक बरकरार रखा। इस अवधि में देश की आर्थिक प्रगति भी अच्छी तरह हुई। वर्ष 2011-12 में उनके अरब देशों में जब राजनीतिक उथल-पुथल का दौर आया, तो उन्होंने अपना असर बढ़ाने का प्रयास किया, पर यह कवायद 4 साल में विफल हो गई। उस समय अमेरिका अर्दोआन को इस्लामिक दुनिया में एक आदर्श के रूप में स्थापित करना चाहता था, लेकिन सीरिया में हस्तक्षेप के असफल होने के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपने पैर खींच लिए और अर्दोआन वहां अकेले पड़ गए। जब रूस ने सीरिया में दखल दिया, तो दोनों देशों के संबंध बिगड़ने लगे। नाटो का सदस्य होने के बावजूद अमेरिका या अन्य नाटो देशों ने तुर्की की कोई मदद नहीं की। तब अर्दोआन को एहसास हुआ कि सीरिया में कार्रवाई की नीति ठीक नहीं रही और वहां से उनके रवैये में बड़ा बदलाव आता है। उन्होंने पश्चिम से मुंह मोड़ते हुए नया रास्ता बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। अर्दोआन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भेंट कर गिला शिकवा दूर किया और ईरान एवं रूस के साथ मिलकर शांति प्रक्रिया शुरू की। इसके बदले में पुतिन ने तुर्की की बड़ी मदद की तथा मध्य एशिया में उसकी मौजूदगी के लिए रास्ता बनाया। रूस के सहयोग से अपने देश में भी अर्दोआन का समर्थन बढ़ा, लेकिन अर्दोआन के सामने बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को संभालने की रही, जो आज भी कायम है। तुर्की की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट आधारित रही थी तथा सूचना तकनीक एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास संतोषजनक नहीं था। कुछ समय पहले आए भारी भूकंप ने उनकी गिरती साख को और कमज़ोर किया। उसके अलावा उनके ऊपर विपक्ष को दबाने तथा राजनीतिक पैंतरेबाजी के आरोप भी रहे हैं। लोगों की नाराज़गी, खासकर युवाओं के रोष को
भुनाने में विपक्ष ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और राष्ट्रपति पद के लिए वे एक साझा उम्मीदवार देने में कामयाब रहे। रूस में अर्दोआन के समर्थक रहे कुर्द समुदाय, जो सीरिया में कुर्द इलाकों में अर्दोआन की सैन्य कार्रवाई के बाद नाराज हो गए, ने भी विपक्ष को समर्थन देने का ऐलान किया। मौजूद विपक्ष का यह फायदा जनता को मिला कि विपक्ष के अनेक वादों को अर्दोआन को भी अपनाना पड़ा। पहले चरण के मतदान में वे मामूली अंतर से 50% से अधिक वोट पाने में असफल रहे, पर संसद में उन्हें बड़ी जीत मिली। अन्य कारणों के साथ विपक्षी उम्मीदवार ने रूस को लेकर जो आक्रामक रवैया अपनाया और अमेरिका के पक्ष में बयान देते रहे, उससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि तुर्की में अभी रूस के प्रति अच्छा खासा समर्थन है। दूसरे चरण में जीत अर्दोआन तीसरी बार राष्ट्रपति बनने में कामयाब रहे। अर्दोआन की विदेश नीति मुख्य आयाम है गैर पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना और पश्चिम पर तुर्की की निर्भरता, खासकर रक्षा के क्षेत्र में, कम करना। वे देश में ही रक्षा उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में है। आगे भी उनकी कोशिश रहेगी कि चीन, रूस और भारत से उनके रिश्ते मजबूत हों। इन देशों और इनके सहयोगी देशों मसलन ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य का बाजार बहुत बड़ा है। अर्दोआन इन बाजारों के तक तुर्की की पहुंच बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उनके इस रुख का असर यह बहुत है कि जीतने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने बढ़ चढ़कर उन्हें बधाई दी है। परिणाम के अगले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने फ़ोन किया और संबंध बेहतर करने पर चर्चा की। पश्चिम को एहसास है कि आगे अर्दोआन अपने देश को पश्चिम से हटाकर पूरब से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ऐसे में पश्चिम को तुर्की को अधिक छूट के साथ हथियार मुहैया कराने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इसी तरह साइप्रस, अजरबैजान, लीबिया आदि से जुड़े मामलों में भी पश्चिम अर्दोआन को अधिक महत्व देने की कोशिश करेगा। अर्दोआन भी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अर्दोआन के सामने पश्चिम एशिया के मसले एक बड़ी चुनौती हैं। यह अच्छा है कि उन्होंने समय रहते सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से दोस्ती गांठ ली थी। अब सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तथा अरब देशों ने सीरिया से संबंध बहाल कर लिया है। आने वाले समय में यह संभव है कि देश तुर्की पर दबाव डालें कि वह सीरिया से अपनी सेनाएं हटाएं। इस मसले पर अरब देशों में एकजुटता बनेगी। उस स्थिति में पश्चिम अर्दोआन के साथ खड़ा होगा और यह कहा जाएगा कि जब तक सीरिया के सभी शरणार्थी लौट नहीं जाते और एक ठोस योजना तय नहीं होती, तब तक तुर्की की सेना सीरिया में रहेंगी। उस स्थिति में तुर्की व संयुक्त अरब अमीरात की दोस्ती और अच्छी हो सकती है तथा दोनों देश लीबिया, सोमालिया और कुछ अन्य देशों में साझेदारी से काम करें। अर्दोआन को इराक से भी सहयोग बढ़ाना होगा ताकि सीरिया पर उनकी निर्भरता खत्म हो सके। तुर्की और इराक के बीच सीधी रेल लाइन बनाने की योजना भी है। अर्दोआन ने सीरिया, लीबिया, कतर और सोमालिया में अपने सैनिक ठिकाने बनाकर पश्चिम एशिया में एक बढ़त ले ली है।
संभव है कि वे ऐसे ठिकाने बढ़ाने की कोशिश करें। मध्य एशिया में भी तुर्की अपने प्रभाव विस्तार का प्रयास करेगा। अगला आलेख है एक जैसी पढ़ाई। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों से पढ़ाई कर देश से लेकर विदेशों तक कामयाबी का झंडा गाड़ने वाले भारतीयों की बदौलत शिक्षा को लेकर भारत की एक सम्मानजनक छवि बनी है। पर उच्च शिक्षा हासिल कर पाना कितना आसान या मुश्किल है, इसका एहसास कराती है शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट। भारत में स्कूली शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के लिए अवसरों और सुविधाओं की असमानता एक बड़ी चुनौती रही है। इस असमानता को समझने और उसका समाधान खोजने के इरादे से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक अध्ययन करवाया। इसमें देश के विभिन्न बोर्डों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के वर्ष 2022 के 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणामों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह बात सामने आई कि छात्रों की सफलता का पैमाना इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस बोर्ड से पढ़े हैं। जैसे 12वीं की परीक्षा में जहां राज्य बोर्डों में पढ़ने वाले औसतन 86.3% छात्र पास हुए, वहीं केंद्रीय बोर्डों से पढ़े 93.1% छात्र सफल रहे। रिपोर्ट से देश के अलग राज्यों के लगभग 60 बोर्डों के परिणामों में अंतर का भी अंदाज़ा मिला है। जैसे 10वीं की बोर्ड परीक्षा में केरल के 99.85 और पंजाब के 97.8 बच्चे सफल रहे, तो मेघालय के केवल 57 और मध्य प्रदेश में 61% बच्चे पास हो सके। अध्ययन का कहना है कि इस फर्क की वजह विभिन्न बोर्डों के पाठ्यक्रमों और परीक्षा पद्धति में अंतर हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी, जैसी CUT, JEE, नीट आदि में राज्यों के बोर्डों से पढ़े छात्रों के सामने बाधाएं आती हैं। इसमें खास तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पाठ्यक्रमों में अंतर पर चिंता जताई गई। रिपोर्ट में राज्य के बोर्डों को अपने पाठ्यक्रम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अनुरूप करने का सुझाव दिया है। शिक्षा मंत्रालय के इस अध्ययन में एक बात और सामने आई है कि 2021-22 में 10वीं कक्षा के 35 लाख छात्र पढ़ाई जारी नहीं रख सके। इनमें से 27.5 लाख छात्र 10वीं पास नहीं कर सके और 7.5 लाख छात्र परीक्षा में बैठे ही नहीं। वर्ष 2020 में आई नई शिक्षा नीति में विभिन्न बोर्डों के परीक्षा परिणामों में एकरूपता कायम करने का भी प्रस्ताव रखा गया था। शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न बोर्डों के परीक्षा परिणामों का अध्ययन उसे ही ध्यान में रखते हुए करवाया गया है। मंत्रालय बोर्ड परीक्षाओं का मापदंड तय करने के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी परख का भी गठन कर रहा है। अगला आलेख है सिविल सेवा में छात्राओं की सफलता उत्साहजनक। यह आलेख लिखे हैं प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, जो पूर्व सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के हैं। चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हों या स्कूली परीक्षाएं, छात्रों का निरंतर अच्छा प्रदर्शन उत्साहजनक परिघटना है। हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लड़के अपना सहज अधिकार मानते हैं। वही चीज़ें लड़कियों को बड़ी तपस्या और साधना से हासिल होती हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या अन्य राज्यों से कोई लड़की पढ़ने के लिए दिल्ली या मुंबई या कहीं जाती है तो वह उसके लिए उतना सहज नहीं होता जितना उसके भाई के लिए हो सकता है। ऐसी लड़की जिसमें महत्वाकांक्षा हो के मन
में यह बात बैठ जाती है कि उसे स्वयं को साबित करना है, इसलिए वह बेहद मेहनत करती है और बेहतर ढंग से अपनी समझ को रखती है। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों में मल्टीटास्किंग की एक नैसर्गिक क्षमता होती है। यह हम अपने घर में भी देखते हैं कि माँ या अन्य प्रमुख महिला सभी कामों का ध्यान रखती है, सामाजिकता देखेगी और अगर पढ़ी लिखी हो तो अपने लिखने पढ़ने का समय भी निकाल लेगी। इस क्षमता के साथ सामाजिक परिस्थितियों के कारण खुद को साबित करने की उनकी सोच उन्हें अद्भुत संकल्प और दृढ़ता प्रदान करती है। किसी भी समाज में स्थितियों में परिवर्तन आता है, उससे उसकी सोच समझ में भी बदलाव होता है। 100 साल से ऐसा हो रहा है। आज़ादी के बाद बदलाव आया है, उदारीकरण के बाद तो उसमें बड़ी तेजी आई है। इससे अवसर भी बढ़े हैं। हम संघ लोक सेवा आयोग और इस तरह की परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बीपीओ सेंटरों में रात में काम होता है लेकिन वेतन अच्छा है। ऐसे में मध्यवर्गीय माता पिता को भी लगता है कि अगर सुरक्षा ठीक है तो लड़की को ऐसे जगह काम करने भेजा जा सकता है। इस तरह धीरे धीरे वर्जनाएं टूट रही हैं। सामाजिक चेतना पर मटेरियल कंडीशन का सूक्ष्म असर होता है। यह बात स्कूल से लेकर लोक सेवा परीक्षा और विदेश जाने तक हर जगह लागू होती है। इसे हम आज अपने चारों ओर देख सकते हैं। लोक सेवा परीक्षा में हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की उल्लेखनीय सफलता भी रेखांकित की जानी चाहिए। कुछ साल पहले जब संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ था तो हिंदी भाषी इलाकों और हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों में बड़ा रोष था। उन्हें लगता था कि इस बदलाव से उनकी संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को बहुत लाभ होगा। उस समय मैंने इन बदलावों के पक्ष में एक लेख लिखा था, जिसे लेकर बहुत से लोग मुझसे नाराज भी हुए थे, लेकिन मैं तब भी मानता था कि अब भी मानता हूँ कि समस्याएं हो सकती हैं और सरकार संघ लोक सेवा आयोग को उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन 21वीं सदी में अगर आप भारत सरकार के प्रशासनिक कार्यों का उत्तरदायित्व लेना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी, अंकगणित और कंप्यूटर चलाने की बुनियादी जानकारी होनी ही चाहिए। शुरुआत में थोड़ी असुविधा रही, लेकिन अब जैसा दिख रहा है इसे परीक्षा प्रक्रिया के लिए समुचित रणनीति का नतीजा कहें या कुछ और, इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। नई प्रणाली के लागू होने के बाद कहा गया कि परीक्षा में तो तकनीक और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का जलवा है तथा हिंदी वाले एकदम पिछड़ गए हैं। सौभाग्य से इस साल के नतीजों में ये दोनों ही बातें टूटी हैं। इस बार शीर्षस्थ स्थान पाने वाली सभी लड़कियां मानविकी विषयों की छात्राएं हैं। हिंदी भाषी राज्यों को लें या हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को, इस बार परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। आगे यह बेहतर होगा। आप अगर यह समझ लें कि हिंदी में परीक्षा देने का मतलब अंग्रेजी और कंप्यूटर से पूरी तरह अनभिज्ञ रहना नहीं है तथा उन अनभिज्ञता पर गर्व करना तो कतई उचित नहीं है, तो फिर कोई रुकावट नहीं आएगी। हिंदी भाषी इलाकों के छात्र छात्राओं में प्रतिभा की कोई कमी तो है नहीं। लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, पर उनके लिए अभी भी चुनौतियां हैं। राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक नेतृत्व का काम यह है कि वह समाज को
खुलेपन, समानता और प्रगतिशील की तरफ ले जाए। यह प्रयत्न सबको करना पड़ेगा। जहाँ भी लड़कियों को असुविधा या परेशानी होती है, वहाँ समाज को आगे बढ़कर उन्हें जगह देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में क्या समाधान हो, उस पर चर्चा हो सकती है। मिसाल के तौर पर यह विमर्श चल रहा है कि मासिक धर्म में के दिनों में स्त्रियों को छुट्टी मिलनी चाहिए। उन 2-4 दिनों में उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। यह प्रकृति का विधान है। अगर उन्हें अवकाश मिले तो वे आराम कर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि सरकारी और निजी क्षेत्र में छुट्टी का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस तरह हर जगह उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास होना चाहिए जिस कारण महिलाएं अपनी पूरी प्रतिभा एवं क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती हैं। अगला आलेख है शादी में शगुन भुगतान। यह आलेख लिखे हैं संतोष उत्सुक, जो एक व्यंकर हैं। बहुत दिनों बाद शादी में जाने का मौका मिला था। चोपड़ा व शर्मा राजकुमार के बेटे के वैवाहिक मेले में चाट और गोलगप्पों पर पीले हुए थे। चोपड़ा बोला, कहीं गुप्ता जी के बेटे की शादी की तरह खाना नहीं मिला तो। तभी सामने से वर्मा अपनी पत्नी व बेटे के साथ आता दिखा। शर्मा बोला, इनको सपरिवार बुलाया होगा, हमें अकेले बुलाया, बीवी से गालियां खिलवाने के लिए। हालचाल लेन देन के बाद वर्मा जी जान पहचान की महिलाओं में मिक्स हो गई। बेटा मोबाइल देखते बतियाते युवाओं में शामिल हो गया। तभी सभी तारीफ कर रहे थे, बढ़िया अरेंजमेंट किया है, स्वाद की वैरायटी और ड्रिंक्स जितनी मर्जी। भटनागर बोला, वह टाइम गया जब एक बंदा बुलाने पर एक ही आता था। कार्ड पर पत्नी और पति का नाम लिखने पर बच्चे बुजुर्ग घर में खिचड़ी खाते थे। कार्ड पर सपरिवार लिखने पर ही सब जाते थे। यदि घर में कोई मेहमान आया होता तो उनके लिए खाना पकाकर रख आते थे। अब तो श्रीमान का नाम हो तो पूरा परिवार टपकता है। कुछ पिछड़े लोग भी हैं जो लिफाफे पर लिखे मुताबिक आते हैं। शर्मा बोला, तभी तो शादियों में खाना कम पड़ जाता है। लोग अपने मेहमानों को भी ले आते हैं, खाते भी ऐसे हैं मानो कई दिनों से खाया नहीं। खाना लेते समय कुश्ती जैसी होती है। कुछ लोग पकाने वालों के पास बैठ खाना निपटा लेते हैं। चोपड़ा ने पूछा, यार बरमे, मुझे विद फैमिली बुलाया राजकुमार ने? नहीं यार, सिर्फ मुझे बुलाया। पत्नी बोली तो मैंने कहा चलो। कई दिन से बाहर खाने का कह रही थी, मैंने सोचा आज बढ़िया मौका है। लोगों से मिलना मिलाना भी हो जाएगा और वैरायटी फूड भी एंजॉय कर लेंगे। बेटा छुट्टी पर आया है, उसे भी ले आया। भटनागर बोला, शर्मा का जमाना नहीं रहा। लोग शादी में दिया जा रहा शगुन उसी समय वसूलते हैं। खन्ना बोला, बरमे शगुन ज़्यादा देगा क्या? अरे नहीं, शगुन का स्टैंडर्ड रेट होता है, जिसे बढ़ाना लोकहित नहीं। हर जगह सपरिवार जाना सोशली अच्छा समझता हूँ। कुछ बंदे सपरिवार बुलाते नहीं, यह उनकी गलती है। पत्नी का भी बराबर का हक है, उसे घर पर क्यों छोड़ूं? शर्मा बोला, सोच तो सही है। समाज में कोई सिस्टम फॉलो नहीं करता तो हम भी सिस्टम के कुत्ते क्यों पालें? लोग शादी में खाना निपटाने व रिश्ते पटाने जाते हैं।
जाओ और ना खाओ तो जेब नाराज होती है। अब तो शादी बाद में होती है, प्रीतिभोज पहले होता है, क्योंकि शगुन वसूलना है। वर्मा बोला, गलती हो गई, राजकुमार से माफ़ी मांग लूँगा। सबने कहा, सब चलता है। वर्मा सिर्फ शो कर रहा था, बिफोर ऑल। उसने खाने से पहले स्वागत गेट पर शगुन भुगतान कर दिया था। अगला आलेख है देश दुनिया से। मानसून को लेकर तैयारी की आवश्यकता। वर्ष 2022 के मानसून में नेपाल में 119 लोगों की जान चली गई थी, 115 घायल हुए और 1006 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। जबकि वर्तमान में मानसून संबंधी आपदाओं के चलते 32 लोग लापता हैं, पर केवल मानसून की बारिश ने ही कहर नहीं बरपा पाया। इसके साथ आए आंधी तूफान के चलते 60 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और 157 लोग घायल हो गए हैं। मानसून असंभवावी है, पर क्या हम इस वर्ष जीवन और संपत्ति की हानि को कम करने के लिए तैयार हैं? जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मानसून सीजन जून-सितंबर के लिए जारी पूर्वानुमान में देश के अधिकांश भागों में औसत से कम बारिश की संभावना जताई गई है। वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2021 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जलवायु प्रेरित आपदाओं के कारण नेपाल में हर वर्ष औसतन लगभग 647 लोगों की मौत हो जाती है। इन आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष औसत 2778 मिलियन नेपाली रुपये या देश के जीडीपी के 0.1% का आर्थिक नुकसान होता है। बाढ़, भूस्खलन और सूखा नेपाल की प्रमुख जलवायु आपदाएं हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। वर्तमान में नेपाल का 8% हिस्सा बाढ़ प्रवण जबकि 59% भूस्खलन प्रवण है। वर्ष 2022 की विश्व बैंक की वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लाइमेट व डेवलपमेंट रिपोर्ट चेताती है कि बाढ़ और भूस्खलन बीते 40 वर्षों में सबसे अधिक आने वाले संकट रहे हैं और जलवायु परिवर्तन में तेजी के कारण इसमें और बढ़त की उम्मीद है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अत्यधिक बारिश और बाढ़ के साथ मानसून तीव्रतर होता जा रहा है, जो भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ का कारण बन रहा है। अगला आलेख है युवाओं में बढ़ी तंबाकू खाने की लत। भारत में युवाओं की 29% आबादी तंबाकू के गिरफ्त में है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में गरीब, अशिक्षित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 80% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। लेकिन दूसरी ओर तंबाकू इस्तेमाल से जुड़े सर्वेक्षण देश में तंबाकू खाने की बढ़ती लत की ओर इशारा करता है। तंबाकू के इस्तेमाल से कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इससे फेफड़े में संक्रमण और कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अगला आलेख है शादी समारोह में डीजे पर लगे वाइन। शादी समारोह में डीजे बजाने से आम लोगों के साथ बुजुर्ग और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हार्ट अटैक से जान गंवाने वाले लोगों की उम्र 40 साल से कम थी। इस तरह में मामलों में डीजे को प्रमुख कारण माना जाता है। इतना ही नहीं लगता है लगातार तेज आवाज़ में गाना सुनने से मानसिक तनाव, रक्तचाप आदि जानलेवा बीमारी की गिरफ्त में लोग आ रहे हैं। मामला नहीं
मामला नहीं, कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर डीजे बजाया जाता है। नियम तोड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगला लेख है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा गुरु शिष्य के बीच दैवीय अनुशासन अनुबंधों का बीजारोपण है। इससे जीवन उत्सवमय बनता है। शिष्य का अज्ञानता रूपी अंधकार दूर होता है। दीक्षा गुरु अपने प्राण पुण्य तप का अंश शिष्य के अंतःकरण में आरोपित कर उसे प्रकाश की ओर, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। मनुष्य की सीमाएं एवं शक्तियां असीम हैं, लेकिन वह अज्ञानतावश अपने को शरीर व मन स्थिति की स्थूलता से बांधकर परमात्मा की ओर से संपूर्ण द्वार बंद कर लेता है और सामान्य जिंदगी जीता है। पर जब गुरु ईश्वर की प्रेरणा से शिष्य पर कृपा करते हैं तो उसके दिव्य चेतनात्मक द्वार खुल जाते हैं और वह अपने इस सीमित चिंतन से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी जीता है। तब कण कण में परमात्मा की अभिव्यक्ति होने लगती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। गुरु ही वह आधार है जिसके सहारे शिष्य अपने सीमित आत्मा चेतना को विराट चेतना से जोड़ता है और उस परमात्मा तक पहुंचता है। गुरु वह झरोखा है जिसके माध्यम से शिष्य की आत्मचेतना के द्वार खुलते हैं। शिष्य गुरु के लिए देवत्वपूर्ण अनुशासित मानचित्र है जिसके सहारे शिष्य अपने गंतव्य की दिशा खोजता है। आत्मा वो संसार के कण कण से प्रवाहित होते परमात्मा की दिव्य अनुभूति करता है। गुरु ही शिष्य को परमात्मा रूपी मंजिल तक पहुंचाता है। वास्तव में गुरु द्वारा दी गई दीक्षा से शिष्य के देखने की दृष्टि बदल जाती है, क्योंकि शिष्य अपने आत्मा अस्तित्व से साक्षात्कार कर लेता है। इसे ही गुरु द्वारा शिष्य की आत्म पुकार को दिशा देना कहते हैं। इस प्रकार एक ऊर्जा पुंज रूप में गुरु जीवन में आकार साधन व शिष्य की रिक्तता को पूर्णता से भरते हैं। आत्म विशेषज्ञ कहते हैं कि शिष्य की श्रद्धा भारी अंतः ऊर्जा जिस तीव्रता से गुरु तत्व तक अपनी संवेदना प्रेषित करती है, उसी तीव्रता से शिष्य के सामने गुरु के किसी साकार स्वरूप को सूक्ष्म जगत ला खड़ा करता है और शिष्य उसी गुरु के झरोखे से परमात्मा के मार्ग पर दौड़ पड़ता है। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।